सेठ सैनियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज की इस वीडियो पे बात करेंगे कक्षा 10वीं का जो हिस्ट्री का हम लोग सेक्शन ले रहे थे। और हिस्ट्री का चैप्टर जो था आपका चैप्टर 3 था। चैप्टर क्या है? भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो इस चैप्टर का आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 2.2 पे। और वो टॉपिक क्या है? तकनीक की भूमिका। इस वाले टॉपिक पे फुल टू फुल डिस्कस करेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप 19वीं सदी में हो और अगर आप 19वीं सदी की कल्पना करना चाहते हो तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्होंने 19वीं सदी की पूरी काया पलट कर दी। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि किन तकनीकों के बिना हम 19वीं सदी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप 19वीं सदी में जो सबसे महान जो कुछ ऐसी तकनीक है जिनके कारण दुनिया बदली और उनके बिना उन परिवर्तनों के बिना दुनिया का अगर हम लोग एक वास्तविक रूप नहीं जान सकते तो वह है रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ। ये सब तकनीक की बदलाव बहुत महत्वपूर्ण रहा है 19वीं सदी में। और उनके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तनों का हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि जो भी परिवर्तन आज देख रहे हैं वो परिवर्तन ये रेलवे, भाप के जहाज और टेलीग्राफ जैसे जो भी तकनीकी बदलाव हुआ पूरे के पूरे समाज में जिसके कारण हम बदलाव देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि जो तकनीक का प्रभाव हुआ उसका असर कहाँ कहाँ देखने के लिए मिला। तो तकनीकी प्रगति का असर वो चौतरफा होता है। ऐसा नहीं कि केवल एक पक्ष में बल्कि समाज का जो चारों तरफ जो है चारों तरफ से इसका असर देखने के लिए मिला। और इसका जो परिणाम है उस परिणाम जो असर देखने के लिए मिला चारों तरफ उसका जो असर हुआ चारों तरफ में उसके परिणामों के बारे में बात करें तो इस चौतरफा प्रगति का सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों कारकों में असर देखने के लिए मिला। जैसे अगर आप बोलोगे सर उदाहरण दीजिए तो जैसे हम लोग औपनिवेशीकरण का एक उदाहरण ले सकते हैं कि जो औपनिवेशीकरण है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके चलते आज पूरे समाज में एक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में काफी ज्यादा बदलाव देखने के लिए मिला। अब बात रहा है कि सर ये औपनिवेशीकरण था क्या? तो यहां से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आएगा कि औपनिवेशीकरण के कारण यातायात और परिवहन में किस तरह सुधार हुआ। या बहुत अगर ज्यादा क्रिएटिविटी क्वेश्चन अगर पूछेगा तो क्वेश्चन यह पूछेगा कि खाद्य उपलब्धता के तकनीकी प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से क्या करें, एक उदाहरण दें। और यह भी क्वेश्चन आएगा कि खाद्य उपलब्धता के तकनीकी प्रभावों को लिखें। तो अगर मैं बात करूं खाद्य उपलब्धता के प्रभावों का या उसके रुचियों के बारे में तो समझिएगा मेरा बात कि औपनिवेशीकरण के कारण यातायात और परिवहन में सुधार हुआ जिसके कारण तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनाई गई तथा बोगियों का भार कम किया गया और जो भी रेलगाड़ी था उनका भार कम किया गया। जलपोतों का आकार बढ़ाया गया जिससे किसी भी उत्पादों को खेतों से दूर दूर के बाजारों तक कम लागत में और ज्यादा आसानी से पहुंचाया जा सके। तो पूछेगा बताइए, जैसे मैंने बोला कि भाई सुधार किस तरह हुआ और इसका क्या फायदा था। तो हम लोगों ने देखा कि सबसे जो फायदा देखने के लिए मिला कि जब तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनाई गई और जो रेल का जो बोगी था उसका जब भार कम किया गया और जब जलपोतों यानी कि जल जहाजों का आकार बढ़ाया गया तो इन सबसे एक चीज क्या हुआ कि कम लागत में और ज्यादा आसानी से जो खेतों के उत्पादन है वो दूर दूर के बाजारों तक जा पहुंचा। अब इसका एक सबसे बड़ा अगर मैं लाभ का बात करूं तो यह लाभ क्या था? मांस उत्पादन में यह सबसे ज्यादा कारगर साबित हुआ। हम लोग बात करेंगे कि मांस उत्पादन में किस तरह से साबित हुआ। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मांस उत्पादन में तकनीकी प्रभाव की क्या करना है, व्याख्या करना है। मांस उत्पादन में तकनीकी प्रभावों के बारे में व्याख्या करना है। तो आप देखोगे कि मांस उत्पादकों के व्यापार के लिए यह प्रक्रिया जो थी यानी कि तकनीक की जो प्रक्रिया थी वो कारगर साबित हुई। तो आप बोलोगे सर कुछ तो कारण रहा होगा ना, तो कारण पे हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझिएगा 1870 के ईस्वी के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था।
इस दौरान जो था वो अमेरिका से जिंदा जानवरों को ही यूरोप में भेज दिया जाता था और यूरोप में लाकर इन्हीं जिंदा जानवरों को क्या किया जाता था, काटा जाता था। तो चूंकि समझिएगा, अब आप बोलोगे सर इससे क्या बड़ी समस्या है, तो देखिए समस्या क्या था कि इससे जो समस्या उत्पन्न हो रही थी उस पर बात करेंगे। तो देखिए जब जानवरों को जिंदा ले जाना होता था तो जानवर जो होता था वो बहुत ज्यादा स्थान घेरता था। अब जब ये ज्यादा मात्रा में स्थान घेरेगा तो ज्यादा मात्रा में मांस का व्यापार नहीं हो पाएगा क्योंकि स्थान घेर रहा है। अब जब स्थान घेरा तो अब इससे क्या हुआ कि ठूस ठूस कर ज्यादा मात्रा में जानवरों को लोड कर दिया जाता था। चूंकि अमेरिका से यूरोप तक का सफर जो था वो लंबा होता था, तो जो बहुत सारे ऐसे जानवर होते थे जो लंबे सफर के कारण बीच रास्ते पे ही मर जाते थे, या बहुत ऐसे होते थे जो बीमार पड़ जाते थे या वे खाने लायक ही नहीं बचते थे, उसको आप खा ही नहीं सकते थे। तो इस कारण क्या था कि यूरोप में मांस खाना एक महंगा सौदा हो गया था, जिसके कारण अब सवाल यहां पाएगा कि सर अगर मांस नहीं खा पाया तो इससे क्या प्रॉब्लम होगा। तो इससे जो समस्या थी उस समस्या पे बात करेंगे। तो जिसके कारण यूरोप के गरीब लोगों के पहुंच से क्या होता था, यह जो मांस है वो बाहर होता था। अब इससे क्या होता था कि दूसरी तरफ ऊंची कीमत के कारण मांस उत्पादकों की मांग और जो उत्पादन है वो दोनों ही कम होता था, क्योंकि जब इसका मांग कम है, जब लोग खरीद नहीं पाएंगे तो उसका मांग कम है, तो जब मांग कम है तो इसका उत्पादन भी कम होता था। तो अब ये जो समस्या आया कि भाई मांस यूरोप के बाजारों तक नहीं पहुंच पाता था, और अगर पहुंच भी पाता था तो मांस खाना एक महंगा सौदा हुआ। अब इस महंगे सौदे के कारण जो गरीब लोग हैं उनके पहुंच से बाहर होता था। तो समझिएगा, हम लोगों ने देखा था कि आयरलैंड में केवल आलू के फसल खराब होने से वहां के लाखों लोग भूखे मर गए। तो अगर मांस महंगा है तो उनसे उनकी जो उत्पादकता है और उन उत्पादकता से जो उपभोग करने वाले लोग हैं, यानी कि यूज करने वाले जो लोग हैं, उनकी खाने में विविधता घटेगी। जब खाने में विविधता घटेगी तो स्वास्थ्य के साथ साथ जो उनकी औसतन आयु है उसमें भी परिवर्तन आएगा, जीवन स्तर में भी परिवर्तन आएगा। तो चूंकि जब ये महंगा सौदा था तो उनकी आर्थिक स्थिति तो खराब थी, साथ में उनकी स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति भी खराब हो जाती थी। अब इससे जो मांस का व्यापार करता था उनको भी नुकसान होता था, क्योंकि सबके पहुंच से बाहर था, सब खरीद नहीं पाता था। तो अब सवाल आएगा कि भाई ये जो समस्या आया कि सबसे पहला समस्या कि भाई आपने देखा कि बहुत स्थान घेरा जिसके कारण बीच रास्ते में ही मर गया, बहुत सारे बीमार पड़ गया और खाने के बहुत सारे ऐसे थे जो खाने के लायक नहीं बचा। तो इन सारे समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए क्या किया गया। तो क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि मांस उत्पादन में तकनीकों ने किस प्रकार उनके समस्याओं को सुलझाया। तो नई तकनीक के आने से मांस उत्पादन और उपभोग की स्थिति में बदलाव आया। अब जैसे समझिएगा कि जब जैसे पानी के जहाजों में रेफ्रिजरेटर की तकनीक आई और रेफ्रिजरेटर की तकनीक को स्थापित कर दिया गया, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज समझ लो, तो पानी के जहाजों में रेफ्रिजरेटर की तकनीक स्थापित कर दिया गया, जिससे जल्दी खराब होने वाले चीजों को अब लंबी यात्राओं में ले जा सकता था। अब लोग जो हैं उनको पता था कि मांस को अगर मान लिया जाए कि अमेरिका का जो जानवर है उसे अमेरिका में काट दिया जाए और काटने के बाद उसका जो मांस है उसे अगर यूरोप तक ले जाया जाता था तो मांस जो है बीच में खराब हो सकता था, जिसके कारण जो है जिंदा जानवरों को यूरोप के बाजारों तक ले जाया जाता था, मांस उत्पादक को के पास ले जाया जाता था। लेकिन जब रेफ्रिजरेटर का सिस्टम आया और उसका जब तकनीक आया तो लोग क्या करने लगे कि इस तकनीक के आ जाने से जानवरों को यात्रा से पहले ही मारा जाने लगा, और अब केवल और केवल अमेरिका से नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सभी जगहों से जानवरों की बजाय इसका मांस जो है वो यूरोप भेजा जाने लगा। अब इससे क्या होता था, ये जगह कम घेरती थी, ये बीमार कम पड़ते थे और साथ ही साथ ये खाने लायक जो होता था ना कि खाने लायक नहीं बचता था, तो ये सारे के सारे उपयोग किए जा सकते थे। तो आप पूछेगा लाभ बताइए। तो इससे सबसे ज्यादा जो लाभ हुआ रेफ्रिजरेटर के आने से, इससे ना केवल समुद्री यात्रा में आने वाले खर्चों को कम किया गया बल्कि यूरोप में मांस के दामों में भी गिरावट आया।
तो जब मांस के दामों में गिरावट आएगा तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्या फायदा होगा? जिससे यूरोप के गरीबों को अब पहले की अपेक्षा ज़्यादा विविधतापूर्वक खुराक मिलने लगा। पहले लोगों को केवल ब्रेड और कॉर्न ही मिलता था, लेकिन अब जो है लोगों को जो है, पहले मैंने क्या बोला कि पहले यूरोप के गरीब लोगों के पास केवल आलू, ब्रेड और कॉर्न होता था, लेकिन अब लोगों के पास जो है भोजन में मांसाहार, मांस, मक्खन और अंडा भी शामिल हो गया, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरा। अब जब किसी देश का जीवन स्तर सुधरेगा तो देश में जो शांति स्थापित होने लगी, और उससे कहीं ना कहीं जो दूसरे देशों में जो साम्राज्यवादी मंसूबा है वो साम्राज्यवादी जो मंसूबा है उसको समर्थन मिलना शुरू हो गया। यानी कि अब जो है जब जीवन स्तर सुधरा, देश में शांति का माहौल आया, तो अब दूसरे देश में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए लोग सोचने लगे। बात क्लियर है? अब बात को आगे बढ़ाते हैं। तो अब अगला टॉपिक है आपका 2.3। तो टॉपिक क्या है आपका कि 19वीं सदी के आखिरी में उपनिवेशवाद के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 19वीं सदी के आखिरी दशकों में व्यापार बढ़ा और बाजार तेजी से फैलने लगी, जिसका क्या परिणाम निकला, यह क्वेश्चन आपका आ सकता है। या अथवा में क्वेश्चन देगा कि 19वीं सदी के आखिरी दशकों में औपनिवेशिक ताकतों की उदय प्रक्रिया के बारे में आपको बताना है। तो बात करें आंसर पे, तो 19वीं सदी के आखिरी दशकों में व्यापार बढ़ा और व्यापार तेजी से फैलने लगा। यह केवल तेजी से फैलते व्यापार और संपन्नता का ही दौर नहीं था, बल्कि व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक परिणाम भी हुआ। यानी कि जो व्यापार में वृद्धि हुआ और जो बाजार में जो वृद्धि हमको देखने के लिए मिला, यह कहीं ना कहीं विश्व की अर्थव्यवस्था का एक देश के साथ दूसरे देश के साथ निकटता का भार लाया। तो जब देश के साथ निकटता का भार लाया तो इससे क्या हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन जो है वो छीने जाने लगे। यानी कि जिस तरह हमने देखा कि यूरोप में जब मांस का कीमत घटा तो उससे लोगों का जीवन स्तर अच्छा हुआ। अब जब लोगों का जीवन स्तर अच्छा हुआ तो देश में शांति बहाल हुई, और जब देश में शांति बहाल हुई तो लोग जो है अब दूसरे देशों में अपने साम्राज्य को और अपने उपनिवेशों को बढ़ाना शुरू किया। तो ये कहीं ना कहीं वो रेफ्रिजरेटर के कारण हुआ, उस तकनीक के प्रभाव के कारण हुआ। और रेफ्रिजरेटर जो है वो विश्व में एक अहम भूमिका निभाया वैश्वीकरण का। तो ठीक उसी प्रकार जब व्यापार में इजाफा हुआ और एक देश दूसरे देश के साथ और बाकी कई देश अलग अलग देशों के साथ जब संबंध स्थापित करने लगा, तो इससे कहीं ना कहीं एक अन्य देश की जो स्वतंत्रता था या जो आजीविका था उसके साधन छीनने लगे। क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, किसी देश के वस्तु को किसी देश में जाके बेच रहे हो, तो आप सिंपल सा बात है, अगर मान लो कि आप इस देश में रहते हो, ए नाम के देश में रहते हो, और बी नाम का यह देश है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। अब आपने यहाँ क्या किया, चावल का उत्पादन किया, और आपके देश में सभी लोग चावल का उत्पादन करते हैं, तो आपके पास यहाँ जो चावल है वो सस्ता होगा क्योंकि सभी लोग चावल बेच रहे हैं। लेकिन अब आप क्या करोगे, आप बी देश में बेचने का कोशिश करोगे क्योंकि यहाँ पे चावल का उत्पादन होता नहीं है। तो आपने जब यहाँ पे चावल बेचना शुरू किया तो कहीं ना कहीं आपके देश की जो जीविका का जो साधन है वो दूसरे देश में जाने लगा। तो इससे किसी ना किसी तरह से बहुत सारे देशों की स्वतंत्रता और जीविका जो है छीनने लगी। अब इसी के बीच में क्या देखने के लिए मिला कि इसी दौरान यूरोप की विजयों में बहुत सारे, क्योंकि यूरोप तो विजय यात्रा में निकल गया, तो उससे बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक और सामाजिक और पारिस्थितिकी परिवर्तन भी हमको देखने के लिए मिला। यानी कि कष्टता से पूर्व बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति का आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में भी बहुत क्रूरता, और जो भी पारिस्थितिकी तंत्र था, जो भी परिस्थिति था, उसमें भी काफी बदलाव देखने के लिए मिला। साथ ही साथ इन परिवर्तनों ने औपनिवेशिक समाजों में विश्व अर्थव्यवस्था में एक जो है सहमति क्या कर लिया, सहमति कर लिया। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि अगर आपने देखा कि जब व्यापार में वृद्धि हुआ और लोग जो है विश्व अर्थव्यवस्था के कारण जब निकटतम आना शुरू कर दिए, लोग एक दूसरे के साथ मिलना जुलना शुरू कर दिए, तो इससे स्वतंत्रता भी छीना, आजीविका के साधन में भी प्रॉब्लम आया। और यूरोप के लोग जब विजय यात्रा पे निकले और अलग अलग सब कॉन्टिनेंटों को या अलग अलग देशों पे जब अपना उपनिवेश करना शुरू किया, उनको अपना गुलाम बनाना शुरू किया, तो उससे उस देश में आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकी परिवर्तन देखने के लिए मिला।
अब यही से क्या हुआ, इन्हीं परिवर्तनों से औपनिवेशिक समाज को विश्व अर्थव्यवस्था में एक सहमति मान लिया गया कि हम किसी भी देश को गुलाम बना सकते हैं और किसी भी देश में अपने नियम कानून को थोप सकते हैं। ऐसी सहमति जो है वो मिल गई। कब? तो जब व्यापार का विकास हुआ, व्यापार फलने फूलने लगा। तो अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि कुछ औपनिवेशिक ताकतों के उदय के बारे में बताएं। तो जैसे आप देखोगे 19वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाली विदेशी क्षेत्रफल में भारी इजाफा किया। तो 19वीं सदी में ब्रिटेन और फ्रांस एक औपनिवेश के रूप में आया। ठीक उसी प्रकार बेल्जियम और जर्मनी जो है वो नई औपनिवेशिक ताकत के रूप में सामने आई। और पहले से कब्जे में रह चुकी जो संयुक्त राज्य अमेरिका था, जो पहले से स्पेन के कब्जे में रह चुकी संयुक्त राज्य अमेरिका था, वो 1890 के दशक के आखिरी वर्षों में कुछ औपनिवेशों पर कब्जा किया और पूरे विश्व के समक्ष एक औपनिवेशक ताकत के रूप में बनकर उभर में आया। धन बनकर क्या उभर कर आया? तो यहां से क्वेश्चन आएगा कि बताइए संयुक्त राज्य अमेरिका कितने दशक के आखिरी में एक उपनिवेश के रूप में उभर कर आया? तो क्या बोलोगे? 1890 के दशक में वो सामने में उभर कर आया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला जो आपका टॉपिक है रिंडरपेस्ट का, क्या है? रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग इसको हम लोग बोलेंगे, जो टॉपिक नंबर 2.24 का है। तो अगर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से एक मैंने छोटा सा इंट्रो बनाकर रखा है, जिससे आपको सारी के सारी मैं बात समझा दूंगा। क्वेश्चन आएगा कि रिंडरपेस्ट क्या है? तो यह पशुओं में, ये पशु बीमारी है। तो ये किस तरह की बीमारी है? तो पशुओं में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी है। और इसका जो शुरुआत है वो 1880 में देखने के लिए मिला था अफ्रीका में। और ये फैला कब अफ्रीका में? तो ये 1890 के दशक में पूरा का पूरा अफ्रीका में जो है पूरा का पूरा फैल गया। बात क्लियर है? और ये अफ्रीका पहुंचा कैसे? तो ये एशियाई देशों से जो है वो अफ्रीका पहुंचा था। इन समस्त घटनाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहां से क्वेश्चन आएगा माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन आएगा कि रिंडरपेस्ट की बीमारी अफ्रीका कब पहुंची और इसके क्या प्रभाव हुए? पहला क्वेश्चन। या कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि अफ्रीका में रिंडरपेस्ट आने के 3 प्रभावों को लिखे, यानी कि जब रिंडरपेस्ट अफ्रीका में पहुंचा तो उसका क्या क्या प्रभाव मिला। तो बात करेंगे रिंडरपेस्ट बीमारी क्या है, इस पे बात करेंगे। तो यह पशुओं में प्लेग की तरह फैलने वाली यह बीमारी है। यह बीमारी अफ्रीका में 1880 के दशक में पहली बार दिखाई दिया। और ये जो बीमारी था उस समय एरिस्ट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से आए जानवरों के जरिए से पहुंचा। यानी कि 1880 के दशक में इतालवी है, जो इटली का देश के जो सैनिक है, वो लोग अफ्रीका के जो ऑस्ट्रिया नामक जो स्थान है उस पर कब्जा करना चाहते थे। अब जब ये कब्जा करना चाह रहे थे तो उनके सैनिकों का पेट भरने के लिए जो भी मांस का जो उत्पादन होता था वो एशिया से जाने वाले जानवरों से होता था। तो इसी जानवरों के द्वारा जो है जो बीमारी है जो ऑस्ट्रिया पहुंचा और ऑस्ट्रिया से 1890 के दशक में पूरे के पूरे अफ्रीका में फैल गया। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसका विस्तार के बारे में बताइए, कि जो रिंडरपेस्ट उसका विस्तार बताइए। तो अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से अफ्रीका महाद्वीप में दाखिल होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका तक बढ़ने लगी और 1892 ईस्वी में यह अफ्रीका के अटलांटिक तट पर जा पहुंचा। और 5 सालों के बाद ये कैप क्या है आपका? देखोगे तो अफ्रीका का जो अफ्रीका का जो दक्षिणी ध्रुव है वहां तक जाके पहुंचा। कब? 1892 तक। तो पूछेगा कि बताइए अफ्रीका के अटलांटिक महासागर तक, अफ्रीका का जो अटलांटिक तट है वहां रिंडरपेस्ट कब तक पहुंचा? तो 1892 में पहुंचा। और कितने सालों के बाद ये कैप तक पहुंचा? तो 5 सालों के बाद कैप तक पहुंच गया, जो कि अफ्रीका का दक्षिणी हिस्सा है। अब इसके 3 प्रभावों के बारे में लिखते हैं, तो समझिएगा प्रभाव के बारे में। पहला प्रभाव कि रिंडरपेस्ट ने अपने आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। यानी कि रिंडरपेस्ट जो है अपने रास्ते में आने वाले उनके रास्ते में जो भी मवेशी आता था उनको मौत की नींद सुला दिया। यानी कि अफ्रीका के 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया, जिससे अफ्रीकों की रोजी रोटी जो है उसकी जो साधन वो समाप्त हो गया। साथ ही साथ स्थानीय निवासियों को बगानों और खानों के आवश्यक श्रम बाजार में ढकेल दिया गया, क्योंकि जब रोजी रोटी के साधन जब खतरे हो जाएंगे और उनके पास जब कोई काम नहीं बचा तो लोग जो है बाजार में काम करना शुरू कर दिए। साथ ही साथ इस बीमारी ने अफ्रीका को उपनिवेश बनाने एवं लोगों को गुलाम बनने का अवसर भी प्रदान कर दिया।
तो अब यहाँ पे कुछ कुछ सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, सर ये कैसे 90% मवेशियों को गिरा दिया। अब 90% अगर मवेशियों को मार दिया तो क्या सर अफ्रीका के लोग पहले काम नहीं करते थे क्या? अगर वो काम करते थे, जैसे मैंने बोला कि इससे स्थानीय निवासियों को बगानों में, खानों में, आवश्यक श्रम बाजार में ढकेल दिया गया, तो आपके मन में सवाल आता होगा क्या सर पहले अफ्रीका के लोग काम नहीं करते थे क्या, या अफ्रीका किस तरह से उपनिवेश बना इसके बारे में बताएं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि क्या कारण है कि अफ्रीका के स्थानीय लोग, स्थानीय निवासियों को बगानों और खानों के आवश्यक श्रम बाजार में ढकेल दिया गया। इसके कारणों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो समझते हैं अफ्रीका की पूरी रूपरेखा के बारे में। तो देख सकते हो मैंने क्या लिखा कि प्राचीन काल से ही अफ्रीका में जमीन की कभी कोई कमी नहीं रही, जबकि वहां के लोगों की आबादी जो है कम थी। तो अफ्रीका एक बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है और पता है आपको कि प्रमुख सबसे बड़े जो है आपके महाद्वीपों में अफ्रीका आपका आता है। तो यहाँ पे जमीन का कभी कमी नहीं था और लोगों की संख्या पहले की तरह आज भी इसमें बहुत ज्यादा कम दिखने को मिला। और सदियों से ही जो अफ्रीकियां थे वो अपने जिंदगी व कामकाज जो है वह जमीन और पालतू पशुओं के सहारे चलाते थे। यानी कि जो अपनी जिंदगी है और जो भी कामकाज है उनका डेली लाइफ का, वो किसके सहारे, अपने जमीन में उत्पादित वस्तु और पशुओं के द्वारा जो उत्पादित वस्तु है पशुओं के सहारे चलाता था। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि इस दौरान अफ्रीका में पैसे या वेतन पर काम करने वालों की चलन एकदम ना के बराबर था। वहां पे पैसे से और वेतन से काम करने वाले लोगों की संख्या ना के बराबर थी। साथ ही अफ्रीका में ऐसे उपयोग की वस्तु बहुत ही कम थे जिन्हें वेतन या पैसे से खरीदा जा सके, यानी कि पैसे से खरीदे जाने वाली वस्तुओं की कीमत नहीं थी। अतः उन्हें यह समझ ही नहीं आया कि वेतन के लिए काम करने की आवश्यकता होती, क्योंकि जब कोई ऐसा वस्तु है ही नहीं जिसे आप पैसे से खरीद सकते हो तो लोगों को पैसे का वैल्यू पता ही नहीं था। पैसे का वैल्यू पता ही नहीं था, क्योंकि लोग जो है जमीन से अपने आप खाना उगाते थे और उन पशुओं को भी अपने हिसाब से जो भी उपयोग था वो करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन जब रिंडरपेस्ट आया तो उसका प्रभाव देखने के लिए मिला। क्या प्रभाव मिला कि अफ्रीका की आबादी जमीन और पालतू पशुओं के सहारे अपना जीवन यापन कर रही थी। रिंडरपेस्ट की बीमारी का जंगल की आग की तरह फैलने से यहाँ के 90% पशुधन समाप्त हो गया तथा बचे पशुओं को बगानों और खानों के मालिकों द्वारा कब्जे में ले लिया गया। अब कब्जा में इसलिए लिया गया, अब जब कब्जा में लिया गया तो उससे उनकी रोजी रोटी का साधन समाप्त हो गया, जिसके कारण स्थानीय निवासियों को बगानों और खानों में आवश्यक श्रम बाजार पे ढकेल दिया गया। तो आवश्यक श्रम बाजार पे तो ढकेला गया, तो इसका कारण क्या देखा कि प्लेग की तरह फैलने वाली जो बीमारी था, जब उनकी जीविका पे ही प्रॉब्लम कर दिया और उन जीविका के प्रॉब्लम के कारण लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो लोग जो है खानों में और बगानों में काम करना शुरू कर दिए। अब यहां से क्वेश्चन आएगा कि भाई आपने क्या देखा कि बगानों और खानों में काम करने के लिए, तो हमने देखा कि जब जमीन इनके पास है और इनके पास अच्छा मात्रा में पशु था, तो आखिर ऐसा क्या कारण हुआ कि जो भी बगान मालिक है या जो भी खान का जो मालिक है वो चाहता था कि भाई अफ्रीका के लोग जो है वो कहाँ पे काम करें, तो वो खानों पे और बगानों में काम करें। तो यहां से क्वेश्चन बन के आता है कि अफ्रीका में स्थानीय निवासियों को काम पर लाने के लिए, काम पर लेने क्या देख सकते हो यहाँ पे लेन हो गया, तो क्या होगा, काम पर लाने के लिए यूरोपियों द्वारा कौन कौन सा उपाय किया गया और क्यों, ये आपका क्वेश्चन है। तो बात करेंगे, पहले समझते हैं कि क्यों ऐसा किया गया। तो 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकत अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और खनिजों के भंडारों को देखकर आकर्षित हुआ। यानी जो पूरा का पूरा यूरोप है वो अफ्रीका का जो विशाल भूमि और वहां के जो खनिज भंडार है उसको देखकर आकर्षित हुआ, और यूरोपीय लोग अफ्रीका के विशाल भूमि पर बगान की खेती करने के लिए और खदानों का दोहन करना चाहते थे। यानी कि जो उनके क्षेत्र में जो खदान है और खदानों से निकले वाले जो खनिज पदार्थ है उनका उपयोग और जमीनों पर खेती करना चाहते थे। और अगर वो खेती होता तो या उन खदानों का खनन किया जाता, दोहन किया जाता, तो उन्हें वापसी में यूरोप को उन उत्पादित वस्तुओं को भेजा जा सकता था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या था कि उस जमीन पे काम कौन करेगा, या जो खदान है उस खदान का खनन कौन करेगा। तो क्या था कि यूरोप के लोगों के पास मुख्य समस्या था कि भाई आखिर काम कौन करेगा, यानी कि अफ्रीका के लोग वेतन पर काम ही नहीं करना चाहते थे,
उनको काम नहीं करना था, क्योंकि उनके पास जमीन पड़ा हुआ था, उनके पास पशुधन पड़ा हुआ था। तो यूरोप के लोगों द्वारा जो हथकंडे अपनाए गए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि मजदूरों की भर्ती और उनको अपने पास रोके रखने के लिए मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे आजमा कर देखा। जब बात नहीं बनी तो वहां के लोगों ने सबसे पहला काम क्या किया, करों में वृद्धि करना शुरू किया। दूसरा, उत्तराधिकार के कानून में परिवर्तन किया और कर्मियों को बाड़ों में बंद करने का भी प्रयास किया। हम लोग इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहला, करों में वृद्धि। तो भारी भरकम कर लगा दिया गया, जिसका भुगतान करना तभी संभव था जब ये बगानों अथवा खदानों में नियमित रूप से वेतन पर कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आएगा कि सर आप ये बताएं कि इन्हें कर क्यों लेना पड़ रहा होगा। आपने देखा कि करों में वृद्धि किया तो इन्हें कर क्यों देना पड़ रहा था या ऋण क्यों देना पड़ रहा था। तो हम लोगों ने देखा कि जब इनके 90% पशुधन मारे गए और बाकी जो पशुधन था उसे बगान मालिकों के द्वारा कब्जा में कर लिया गया, तो अब इनके पास एक ही काम था कि वो लोगों से अपने बड़े बड़े जमींदारों से जाकर पैसा उधार लेते और वो खेती करते। चूंकि खेती ठीक से नहीं हुआ तो इसका फायदा बगान के मालिक और जो भी बड़े बड़े जो किसान होते थे उन्होंने क्या किया कि जो भी इन्होंने कर दिया, जो भी इनको ऋण दिया गया उसके दामों में वृद्धि कर दिया। और वृद्धि करने का बस एक ही कारण था कि ताकि लोग इस कर का भुगतान कर नहीं पाए और जिंदगी भर बगानों में काम करें और यूरोप पे और उत्पादित वस्तु जो है वो यूरोप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ हम लोगों ने क्या देखा कि करों में वृद्धि कर किया गया, कारण कि उसका भुगतान तभी संभव हो पाता जब वे बगानों अथवा खदानों पे काम करते। अब दूसरा, उत्तराधिकार के कानून में परिवर्तन क्यों किया गया। तो एक कानून व्यवस्था आपको पता होगा कि अगर आपके बाप दादा का जमीन है, मान लो कि आपके पापा है, सपोज दैट आपके पापा है और आपके पापा के मान लो 2 बेटे हैं, एक आप हो गए और एक आपका भाई। तो अब क्या होगा कि पापा की जो संपूर्ण संपत्ति है वो दोनों में डिवाइड होगा। या किसी के अगर 3 बेटे हैं, एक बेटा अगर मान लो एक बेटी है, तो ये संपत्ति तीनों में, दोनों बेटा पे और बेटी पे डिवाइड होगा। लेकिन जब उत्तराधिकार का कानून लगाया गया, उसमें परिवर्तन किया गया, तो कानून में क्या किया गया, मालिकों द्वारा उत्तराधिकार के कानून में परिवर्तन किया गया, जिसके अनुसार परिवार का केवल एक ही सदस्य अपने पैतृक संपत्ति का अधिकारी था। तो अगर किसी पिताजी का, अगर किसी बाप का अगर 2 बेटा है तो एक बेटा को पूरा का पूरा संपत्ति मिलेगा और एक बेटा को कुछ नहीं मिलेगा। तो जब एक बेटा को कुछ नहीं मिलेगा तो वो अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो इससे परिवार का जो शेष सदस्य था उसे श्रम बाजार का सहारा लेना पड़ा। ये दूसरा कारण था। और तीसरा क्या था, कर्मियों को बाड़ों में बंद करके रखना। तो जो भी लोग या तो भारी भरकम कर के तहत वो चुकाने के लिए बगानों में काम करते थे, या उत्तराधिकार के कानून के हाड़े में आके जो लोग काम करते थे, या जिनके पशुएं नष्ट हो गई जिसके कारण वो बगानों और खदानों में काम करते थे, तो वहां के जो मालिक थे वो क्या करते थे कि खानों में काम करने वाले कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया गया तथा उनको स्वतंत्रता पूर्वक घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दिया, जिससे वे लोग उन्हीं के पास रुके रह सकते थे। बात करें, अब बात करेंगे आगे। तो अगला जो टॉपिक हम लोग लेंगे जब वीडियो, वो टॉपिक होगा भारत में अनुबंधित श्रमिकों का जाना। और इसमें सबसे बड़ा जो टॉपिक रहेगा गिर मिटिया मजदूर के बारे में। किसके लिए, गिर मिटिया मजदूर के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक था कि किस प्रकार प्लेग आया और प्लेग ने किस तरह जीविका को बंद किया, और बाकी सारे वीडियो के बारे में भी हम लोग विस्तार से चर्चा किया। अगर आपने फर्स्ट टाइम आप आए हो और अगर आप ये वाला वीडियो देख रहे हो तो सिंपल सा क्या करना है कि जो भी प्लेलिस्ट बना है उस प्लेलिस्ट पे जाके चैप्टर 1 का जो टॉपिक 1 वहां से लेके जो अभी तक का जितना हम लोगों ने वीडियो लिया उसको बारी बारी से देखो, ताकि जो भी डाउट हो वो आपका क्लियर हो जाएगा। केवल समझेगा, केवल इंपॉर्टेंट्स बता देने से आपको परीक्षा में नंबर तो आ जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा घुमा के अगर क्वेश्चन दे दिया तो आप बना कर नहीं पाओगे। तो मेरी एक ऐसी उम्मीद होती है कि जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, और जितना मुझसे हो सके मैं उतना ज्यादा क्वेश्चंस बना के आपके पास लेता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आपका काम है कि आपको क्या करना है। बाकी वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल का आइकन प्रेस करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।